वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का एसएसटी में कक्षा 9 में एसएसटी में भूगोल चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। ये हमारा पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम कुछ आज भारत आकार और स्थिति के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो देखते हैं भारत का आकार और उसकी स्थिति किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आप सब जानते हैं भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जरूर सुना, वो हमारी प्राकृतिक संस्कृतियों में आती है। प्राचीनतम संस्कृति में हमारी पास्ट संस्कृति। तो पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, बिल्कुल की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की। सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास, संपूर्ण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपसे जानते होंगे वर्ल्ड वॉर्स में जो भारत था उसका कितना बड़ा योगदान था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो भारत की सेनाएं गई थी ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। तो विश्व इतिहास में भी भारत का बहुत ज्यादा रोल रहा है। आप सब जानते हैं कई तरीके के ग्रीक्स आए थे हमारे यहाँ। तो सिकंदर महान का नाम आप सबने सुना हुआ। तो इस तरीके से विश्व इतिहास में भी भारत ने कई सारा योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं स्थिति के बारे में। अभी तक तो हमने ये देखा कि भारत में कितनी ज्यादा उन्नति करी है। अब हम देखेंगे भारत की स्थिति कैसी है, भारत की क्या स्थिति है, लोकेशन क्या है भारत की दुनिया में। तो भारत एक विशाल देश है, बिल्कुल है। भारत एक बहुत विशाल देश है, हम सबको पता है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ में, उत्तरी मतलब नॉर्थ, तो नॉर्थ गोलार्ध में ये देखिए नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर में, जैसा आपको इसमें बताया हुआ है। अब और इसका मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। इसका जो मुख्य भाग है इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये कहां से कहां तक है देखा जाए तो इधर से देखें तो 8 डिग्री, इसका मुख्य भाग जो है उत्तर से कितना 8 डिग्री और 4 डिग्री 4 मिनट ईस्ट उत्तर की तरफ है। सॉरी, उत्तर की तरफ कितना, उत्तर की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 33 डिग्री और 6 मिनट की तरफ है। 33 डिग्री कहां पे देखें, उत्तर अक्षांश पे। तो ये हो गया हमारा क्या 33 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पे, ये वाली रेखा। और ये रेखा कौन सी हो गई हमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। तो इस तरीके की हमारी जो है लोकेशन, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें अगर हम तो यहाँ पे जो है ये जो आपको दिख रहा है ये यूं करके लाइन जा रही है, ये जो है 68 डिग्री और 7 मिनट है। अब ये जो लाइन देख रहे हैं आप यूं करके जा रही है, ये है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्व देशांतर तक स्थित है। ये पूर्व देशांतर हो गया, ये पूर्व से। तो यहाँ पे जो है हमारी स्थिति है। अब देखते हैं आगे। कर्क रेखा 23 डिग्री 23 मिनट उत्तर से देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री और 30 मिनट, मतलब यहाँ पे होगा 23 डिग्री 30 मिनट, ये 30 डिग्री है तो 23 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे कोई होगी रेखा, तो वो क्या होगी, वो कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा मतलब
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो वो भारत को दो भागों में, इस देश को, उत्तर में देश को जो है दो भागों में बांट देती है। ठीक है, जैसे आपको बताया है मैंने, दो भागों में बांट दिया इस तरीके से, पूरी यहाँ पे फैली होती है, ये एकदम सीधी कर्क रेखा, तो भारत को दो भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण, दक्षिण तो ये हो गया, तो पूरब ये हो गया, दक्षिण पूर्व में क्या होगा, यहाँ पे अंडमान और निकोबार होगा, ये दक्षिण साउथ, ये क्या हो गया आपका ईस्ट मतलब पूरब, और ये नॉर्थ मतलब उत्तर, और ये वेस्ट मतलब दक्षिण। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार है आपके साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है, और दक्षिण और पश्चिम ये वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड से लक्षद्वीप समूह है, द्वीप है वो, आइलैंड मतलब द्वीप, वो अरब सागर में, ये बंगाल की खाड़ी में। तो अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार आप ज्ञात कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ज्ञात किया है यहाँ पे अंडमान निकोबार को, यहाँ लक्षद्वीप को, उस तरीके से आप भी ज्ञात कर सकते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्वी अंडमान निकोबार, दक्षिण पश्चिमी लक्षद्वीप समूह। तो ये हमारे लोकेशन की बात कर रही है, किस तरीके से लोकेशन जो है भारत की स्थिति में है। ठीक है, यहां तक आप सबको अंदाजा हो चुका है स्थिति के बारे में भारत की। ठीक है, तो ये भारत की स्थिति है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ तथ्यों। देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है क्या क्या आप जानते हैं, ये कुछ तथ्य है। वो क्या दिया हुआ है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। कि जो भारतीय संघ राज्य होता है ना, उसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु था, जो इंदिरा बिंदु था, क्या था, इंदिरा बिंदु, वो इंदिरा बिंदु जो है वो अलग तरीके से हो चुका है। उस इंदिरा बिंदु का कारण जो है कुछ और है, और उसका कारण यह है कि सुनामी आई और वो इंदिरा बिंदु जो है वो डूब गया, और जब इंदिरा बिंदु डूबा तो हमारा जो दक्षिणी बिंदु था, सबसे दक्षिणी बिंदु, वो डूब गया। ठीक है, ये 2004 में डूब चुका है। दक्षिण में आप सब जानते हैं, ये श्रीलंका के पास हमारा कुछ था बिंदु, वो डूब चुका है, इंदिरा बिंदु वो डूब गया। अब हम आकार की बात करें, ये आपके एक पॉइंट था, हो सकता है आपसे पूछ ले इंदिरा बिंदु कब डूबा, 2004 में डूबा, वो कहां था, दक्षिणी बिंदु पर था भारत के, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी स्थिति होगी कंप्लीट, हमने स्थिति पढ़ ली इस मैप से, साफ साफ आपको बता दी, सबको समझने में आ रहा है। किसी को कोई परेशानी है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं अभी। तो अब देखा जाए तो आपको इसमें कोई परेशानी होने की कोई गुंजाइश मैंने रखी नहीं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। धीरे धीरे हम इसे बार बार रिवाइज कर जरूर करेंगे। अब आकार की बात, जब हम अभ्यास करेंगे तो ये वापस रिवाइज होगा। ठीक है, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तब। अब हम आकार की बात करते हैं, स्थिति तो हो गई, आकार क्या होता है, आकार मतलब साइज, भारत का साइज बताओ किस तरीके से साइज है, कितना बड़ा है भारत। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो इतना एरिया है भारत का, इतना जो है क्षेत्रफल है भारत का, कितना, 32.8 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल या एरिया। अब भारत का क्षेत्रफल अगर विश्व की तुलना करें तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, 2.4% ही है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 2.4% है भारत, तो कितना कम है, मगर कितना ज्यादा भी अगर एक तरीके से सोचा जाए। अब यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है कि चित्र 1.2 जो ये है, इससे हमें एक चीज स्पष्ट हो रही है, और वो क्या चीज है जो हमें स्पष्ट हो रही है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। कैसे, ये आप 1.2 का चित्र देखिए अपनी अपनी किताबों में, वहां पे आप देखेंगे तो रूस जो है वो, उसका क्षेत्रफल कितना है, 17.909 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद कनाडा का है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का है,
उसके बाद चीन का है, फिर ब्राजील का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर उसके बाद 3.28 वर्ग किलोमीटर भारत का। तो भारत 7वें नंबर पर है, 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले रूस आ गया जो बहुत बड़ा है, कनाडा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां भारत। तो देखिए वही यहाँ पे बताया गया आपको कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित और लक्षद्वीप समूह सहित कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है, जो हमारी स्थल सीमा रेखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जो हमारी स्थल सीमा रेखा है ना, जो जमीन से जुड़ी हुई रेखाएं हैं, वो जमीन से जुड़ी हुई रेखाएं, वो सीमाएं जो है वो 15,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। और जो हमारी ये तटीय द्वीप समूह है उनकी अगर रेखाएं देखें और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला दें तो 7,516.6 किलोमीटर है हमारी सीमा, इतनी बड़ी है। चलिए ये तो हमारी सीमाएं हो गई, आकार की बात हमने करी ली, 7वां सबसे बड़ा देश। अब भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। देखते हैं क्या बात कर रही है। तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यहाँ पे देखिए, उत्तर ये, पश्चिम ये, तो भारत के उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला एरिया, राजस्थान गुजरात वाला एरिया। उत्तर मतलब हमारे जम्मू कश्मीर वाला एरिया। उत्तर पूर्वी, अब उत्तर पूर्वी भी देख लेते हैं। उत्तर ये रहा, पूर्वी ये रहा। उत्तर पूर्वी मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, मिजोरम, मिजोरम हो गया, आसाम हो गया, ये सब, वेस्ट बंगाल, तो ये सब जो है हमारे उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। तो इन सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, वहां पे क्या पर्वत ज्यादा है, वहां पे क्या पर्वत ज्यादा है। आप सबने जम्मू कश्मीर के कई सारे पर्वत देखे होंगे, आप सबने गुजरात हो गया या फिर राजस्थान में भी कई सारे पहाड़ हैं जो आपने देखे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारे आपने पहाड़ देखे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, इन सब में, मेघालय में कितने पहाड़ होते हैं। तो उस क्षेत्र में कई सारे पर्वत हमें मिले हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो गया है। और इसके दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है, ठीक है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो गया है। अक्षांश क्या हो गया हमारा? अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? अभी हमने यहाँ पे अक्षांश ही तो देखा था। अक्षांश मतलब हमारी ये रेखा है। अब अगर हमारी ये रेखाएं अक्षांश है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। तो भारत जो है उसका जो दक्षिण का ये भूभाग है उसकी बात कर रहा है कि उत्तर से चौड़ा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखते हैं, चलिए ये हमारा 30 है तो इधर 22 कहीं होगा, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इधर हमारे आसपास हो गया, ठीक, हिंद महासागर की ओर संकरा हो गया। तो वहां से 22 डिग्री उत्तर से हिंद महासागर है उसकी ओर जो है सकरा हो गया, थोड़ा चपटा हो गया एक तरीके से। और इसके पश्चिम में अरब सागर है, आप सब देख ही रहे हैं। ऊपर तो पहाड़ वहाड़ वो सब है, नीचे इतना नहीं है पहाड़ वहाड़, नीचे जो है चपटा है इस तरीके से। और आप सबको यहाँ पे दिख ही रहा है कि पश्चिम में अरब सागर है, वेस्ट पश्चिम होता है, पश्चिम में हमारा अरब सागर, अरेबियन सी। अब यहाँ देखिए, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चलिए बंगाल की खाड़ी देखते हैं, ये हमारा पूर्व हो गया, ईस्ट मतलब पूर्व, तो यहाँ नीचे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हमारी बंगाल की खाड़ी है। पता लग रहा है सबको? ठीक है, अब चलिए आगे। ये हमने मैप से देख लिया कि ये है, हम आगे चलते हैं। अब चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। चित्र 1.3 में चलते हैं, ये तो 1.2 था, हमारा 1.3 चित्र हो गया। अब अक्षांश, ये हमारे अक्षांश होते हैं, और
हमारे दूसरे क्या है देशांतर, जो हमारे ये बड़े बड़े यूं आते हैं यूं करके, उनका विस्तार लगभग 30 डिग्री है। उनका जो विस्तार होता है ना, ये क्या है, लगभग कितना है, 30 डिग्री। वो विकास कर पाते हैं। अब आगे देखते हैं। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो यहां पे अगर देखें ना, यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्या लग रहा है, यहां पे ऐसा लग रहा है कि ये जो विस्तार है वो कम है। ये हमारा जो विस्तार दिया हुआ है ना यहां से यहां तक, ये हमें कम लग रहा है, और यहां से यहां तक का विस्तार जो है ज्यादा लग रहा है, मगर इतना नहीं है। ये हमारा कम है, और ये कितना है, 2933 किलोमीटर, और ये 3214 किलोमीटर, मगर देखने में ये बड़ा लग रहा है, ये कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि चपटा हुआ है इधर से, मगर फिर भी ये इसकी किलोमीटर की दूरी जो है ज्यादा है कंपेयर टू दिस। ठीक है, कंपेयर टू दिस। चलिए आगे देखते हैं। अपेक्षा कम प्रतीत होता है मगर कम होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, किलोमीटर में ज्यादा होता है। अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही सूर्य उग जाता है। देखते हैं आगे कैसे उगता है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याज्ञोचर माना गया है। मतलब उसे हमारा समय निर्धारित करने का एक मेरिडियन मान लिया गया है। मेरिडियन मतलब मानक मान लिया गया। चलिए देखते हैं किस तरीके से माना गया। इस चित्र को देखिए, यहां पे आप सबको ये दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मानक है समय बताने वाला, 22 डिग्री 30 मिनट। तो ये यूपी से गुजर रहा है, यहाँ पे कहीं मिर्जापुर है, वहां से हमारा समय जोन जो है निर्धारित हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में गुजरती है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब जो ये अक्षांश है ना, ये अक्षांश जो मैंने आपको बताया इस तरीके की, ये जो अक्षांश होते हैं, ये देखिए 22 डिग्री 36 डिग्री वाले, 24 डिग्री 20 डिग्री, ये जो अक्षांश है ये बताए गए, ये जो अक्षांश होते हैं इनके कारण दिन और रात्रि में फर्क आता है। इन दोनों चीजों के कारण दिन और रात्रि में फर्क आता है। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश में जो है हमें जब दिन दिखता है, क्योंकि वहां पे सूर्य जल्दी उदय होता है, तब यहाँ पे हमें थोड़ी सी अंधकार दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इधर पहले होता है, इधर बाद में, इधर 2 घंटे पहले ही सूर्य उग जाता है, इधर बाद में उगता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि यूपी में इधर अगर आप खड़े हैं तो यहाँ पे जो है मेरिडियन के पास है, जो हमारा मानक है उसके पास है, तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मगर ये दूर है तो यहाँ पे हमें ज्यादा दिक्कत होगी, तो इस वजह से यहाँ पे पहले आ जाता है। चलिए देखते हैं। और रात की अवधि पर पड़ता है, तो ये हमारा कारण है, ये मेरिडियन हमारा कारण है कि हमने जब ये मानक चुना तो इसकी वजह से मानक चुनने के कारण जो है 2 अलग अलग समय बट गए, मगर हमारा जो घड़ी है वो एक ही समय बताता है, क्योंकि हमारा घड़ी का जो समय है वो उस पर निर्भर नहीं करता है, डे और नाइट पर निर्भर करता है हमारा अक्षांश। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके की। ठीक है, ये हो गया, ये इसका कारण हो गया। अब तो इससे हमें साइज का पता लग गया, हमारे भारत के आकार का जो है हमें अच्छी तरह से पता लग चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें भारत का आकार पता लग गया, कितना बड़ा है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अब हम क्या करेंगे, अब हम भारत और विश्व को जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? भारत और विश्व के बारे में जानेंगे कि भारत और विश्व किस तरीके से होते। ठीक है, तो भारत और विश्व के बारे में हम अब यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए करते हैं, क्या है भाई। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो जो भारतीय भूखंड है, हमारा जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यहां देखिए, एशिया, ये पूरा एशिया है, इसके पूरब और पश्चिम के मध्य में कौन है? पूरब तो ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, इसके मध्य में भारत स्थित है नहीं है?
मध्य में स्थित है, बिल्कुल है। अब आगे देखते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो भारतीय भूभाग है वो एशिया जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसका दक्षिणी विस्तार है। दक्षिणी कैसे? ये देखिए दक्षिण में ही तो है, एशिया का दक्षिण में जो है भारत है, तो दक्षिणी विस्तार है एशिया का भारत। समझने में आया सबको? चलिए आगे चलते हैं। हिंदी महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलता है, और ये जो हमारा हिंद महासागर है ना, ये देखिए हिंद महासागर, ये पूरब में तो यहाँ पे और पश्चिम में यहाँ पे अरब सागर को मिल रहा है। तो ये बात कर रहा है हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलता है। कैसे? ये देखिए पूरब में ये यूरोपीय देशों में चला जाता है, यहाँ से कुछ पासेस में गुजर के यूरोपीय देशों में चला जाता है, और यहाँ पे पूरब में जो है एशियाई देशों में चला जाता है, म्यांमार हो गया या फिर एशिया के जो अलग अलग देश, चाइना, इन सब में जो है जाता रहता है। तो इस तरीके से हिंद महासागर इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। अब आगे देखते हैं। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। मैंने आपको बताया ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो भारत को ये केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है कि वो हर जगह से इस तरह से संबंधित है, कनेक्टेड है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। जो हमारे दक्षिण का पठार है, ये हमारे दक्षिण का जो पठार है वो हिंद महासागर में फैला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, दक्षिण में एक पठार होता है वो फैला हुआ है, जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, हिंद महासागर में पूरी तरह से जो है फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। कैसे? ये देखिए कि पूर्वी देश हैं, इन सबसे निकटतम संबंध बनाए हुए, यूरोप से संबंध बनाए हुए, ये हमारे जो पश्चिमी देश है उनसे भी संबंध बनाए, इस तरीके पारस्परिक संबंध बनाए हुए हैं। जो हमारी केंद्रीय पोजीशन है उसकी कारण, स्थिति है उसके कारण। अब आगे देखते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। जो तटीय सीमा आप देखें, भारत का तट देख रहे हैं, सबसे अलग एक त्रिभुज की तरह, जो त्रिभुज के तीन अपन यहाँ पे बना देते हैं ना, और फिर यहाँ पे साइड में एक त्रिभुज बन जाता है, तो वैसा ही है। नीचे इसकी तटीय रेखा एक बिल्कुल विचित्र है। चलिए अब भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। अब भारत की जो ये महत्वपूर्ण स्थिति मैंने आपको अभी बताई, तटीय सीमा ये सब, इसकी वजह से ये जो ओशन था ना इसके नीचे, उसको इंडियन ओशन नाम दे दिया गया कि भाई ये सेंट्रल लोकेशन है और यहाँ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकती है, तो हम इसे इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशन नाम दे देते हैं। ये इंडियन ओशन जो है हम नाम दे दिए, मक्खी हमेशा परेशान करती रहती है, हर किसी को करती है, आप सबको जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम यहाँ पे कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। क्या है तथ्य? कि सन 1859 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। एक सुएज नहर या सुएज कैनाल जो है ना, उसके खुलने के कारण भारत और जो यूरोप है उसके बीच की दूरी कम हो गई है। ये यहाँ पे बता रहा है। मैं आपको साफ साफ यहाँ पे लेके चलता हूं कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इजिप्ट है। अब इजिप्ट जो है ना, उसके बीच में से एक स्विस कैनाल जाता है, स्विस नहर जाती है, और वो भारत को जो है यूरोप से जोड़ देती है। तो वही बात कर रहा है, और इससे भारत से यूरोप की दूरी बहुत कम हो गई, लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो चुकी। अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम भारत के बारे में। क्या बात करेंगे? भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। तो हमारा जो संबंध था दूसरे देशों से, वो भूभागों से था। किससे था? भूभागों से।
हमारा संबंध वहां पे था। भूभाग मतलब जो लैंड है वहां से हमारा संबंध ज्यादा था कंपेयर टू जो ये ओशंस दिए हुए हैं या फिर जो समुद्र दिए हुए हैं वहां से। ठीक है, अब उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। तो समुद्री मार्ग जो है बहुत समय तक हमें ज्ञात नहीं थे, इस वजह से ये जो छोटे छोटे यहाँ पे पासेस थे ना, इन पासेस की मदद से बहुत सारे जो लोग थे वो भारत आए थे व्यापार करने के लिए। उस टाइम पे ये और चीजें पता नहीं। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब जो हमारा बाकी चीजें, भारत के पड़ोसी देश और कुछ प्राचीन चीजें भारत के और दुनिया के बारे में, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। अभी के लिए यही ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।